ठीक है नहीं चलो। हाँ। हाँ, तो अब इससे ये बात है, अब गिरीश ने आगे इसमें क्या मैंने कहा गिरी अब तुम आलस मत कर और भी तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे जब ये लोग दिल्ली से दौलताबाद जाते हैं, अब दिल्ली से दौलताबाद जाते हैं, अब दिखा दिखा के क्या दिखा, अरविंद के प्रोडक्शन में अच्छा उसमें तापस सेन ने लाइटिंग करके पूरा एक्सोडस दिखाया था, लेकिन वो विजुअली दिख गया। उस समय क्या तकलीफ हुई ये अंदाज में कहा भाई अब ये है बर्नी का, इसका लिखो। गिरीश ने वो भी अच्छा लिख के दिया। अच्छा। अब वो हुआ क्या कि उसमें आगे अच्छा, वो सीन पूरा नहीं दिखाया एक्सोडस नहीं, एक्सोडस का सीन है वो It's all described. पूरा डिस्क्राइब, लेकिन जो गिरीश ने क्या किया कि बीच बीच में बर्नी बोलता था और कभी कभी वो सूत्रधार हो जाता था, तो उसी नाटक के प्रति और उस पात्र के प्रति डबल दृष्टिकोण मिलता था। एक जो कि उस समय का उन सब घटनाओं का सहभागी था, वो घटनाएं जिसने देखी थी, और ये जो आधुनिक सूत्रधार था जो कि एक तरह से आप कहिए कि हिंदू संवेदना को रिप्रेजेंट करता है, जैसे गिरीश और मैं जो हैं, तो उसके जो कमेंट्स थे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गए। और बर्नी का ऑब्सेशन विद इतिहास, और कहीं ये कि नहीं इस्लामिक कल्चर में इसके इतिहास को बहुत इम्पोर्टेंस एटलीस्ट बर्नी तो देता है, और शायद रहा भी हो, क्योंकि बाबर वगैरह के बारे में भी हमको मालूम है, बहुत नोट डाउन करते थे ये लोग चीज़ें। तो ये जो है कि इतिहास और मिथ का जो झगड़ा है वो थोड़ा सा गिरीश ने वो भी लिया है, थोड़े में ही आया। जैसे आखिरी का वो कहता है कि और तुगलक दिल्ली वापस जाएंगे, मैं अपने उसके काल में कम से कम 4 मरतबे नमाज बंद करवाई होगी, नमाज के साथ उसका एक प्रेमी और प्रेमिका के झगड़े के उसका रिश्ता हो गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, तो मराठी में वो कहता है कि दौलताबाद में तुगलक के बारे में कुछ मिथ्स तैयार हुए, ये कि तुगलक एक महान संत हो गया और जब भी वो नमाज पढ़ता था फूल बरसते थे। तो कहे यहाँ मिथ तैयार हो रहा था दिल्ली में इतिहास, और जब तुगलक मरा तो द एजिंग बर्नी जो कि तब तक दरबार चौकी सेट कि नाउ तुगलक इज फाइनली रिड ऑफ हिज पीपल एंड हिज पीपल आर रिड ऑफ हिम। अभी मराठी में मुक्त शब्द इस्तेमाल किया, वो शायद उतना। तो ये एक ड्युअलिटी कि कहीं पे नाटक आज के नज़दीक, जो गिरीश की भी मान्यता थी कि आज के नज़दीक है, वो हमें भी लगता था, लेकिन ये हो गया। अच्छा, इसमें एक जो बीच में अपने देश में दुर्घटना हुई, इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई, तो पहले प्रयोग में तो ऑडियंस में सन्नाटा था। अच्छा, कब वो पहला प्रयोग कब किया? 13 नवंबर को। अच्छा, 31 को इनके, तो ऑडियंस में 13 नवंबर को किया। 13 अच्छा, अभी करके आ रहे हैं। हाँ, अब तक 5 प्रयोग हो गए हैं। 13 नवंबर मेरे लिए खास डेट है, क्योंकि मेरा पहला फुल लेंथ प्रोडक्शन 13 नवंबर को ही हुआ था, तो 24 वर्ष मेरे पूरे हो गए। अच्छा, 13 नवंबर सन 1960 को पहला फुल लेंथ प्रोडक्शन मेरा। कौन सा, किस नाटक का? सच्चाई क्या है, पिरांडेलो का राइट यू आर इफ यू थिंक सो। तो इसलिए वो 14 को डेट मैंने कहा यार 13 को करो जरा एक एनुअल। तो वहाँ पे तो अब इतना बैर नाटक है तो लोगों को ग्रहण करने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन बिल्कुल शांति से, और तकलीफ हुई क्योंकि इतना आपको एकाग्र करवाता है, जितने आजकल के नाटक हैं आपको दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ता, कुछ वैसा रहता ही नहीं। इसमें तो आपको हर शब्द सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप। और कुछ लोगों के साथ हुआ जो ऐसे आराम से बैठे थे, 2 सीन तक उनको समझ नहीं आया, भाई उसके बाद समझ ही नहीं पाए। लेकिन जो उसमें जैसे कुछ है, जितना कंटेम्प्रेरी रेफरेंस बगैर अंडरलाइन के लोगों को, अब जैसे वो 4th सीन में वो कहता कि मैं सुना है इसके अंदर एक ऐसे टनल है, क्या है, सुरंग है, और वो तो अंदर ही अंदर जाती, तो ये बूढ़ा सैनिक कहता हाँ ये किला अंदर से ही टूटेगा। एकदम से ऑडियंस में सत्ता छा गया उस समय, मुझे भी कि भाई ऐसी कौन है, लेकिन एकदम जो हुआ। और ये जो सिहाब का बिट्रेयल, ये वो कि कहीं जिसको हम चाहते हैं, और जो कि गिरीश की थीसिस है कि उस प्ले जब लिखा था कि द माइनॉरिटी हैज नो चॉइस बट टू बिट्रे, और उसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी रतन सिंह का है, और रतन सिंह का बिट्रेयल। अब वहाँ पे जो ऑडियंस में जो मुझे लगा बैठे बैठे कि यार देखो इतना एंटी हिंदू वाक्य लिखे हैं, ठीक है लोग
सुनते हैं, लेकिन इतना कैसे ग्रहण कर रही है ऑडियंस। तो उस समय तो नाटक में फिर से वो दर्शकों की जो खासियत रहती है, वो सब मुसलमान बन गए थे, क्योंकि मुसलमानी पक्ष ज़्यादा अच्छा दिख रहा था और ज़्यादा आज के नज़दीक दिख रहा था। तो दर्शकों में कोई भी ऐसी विपरीत प्रतिक्रिया नहीं हुई, बल्कि वो पूरी तरह तुगलक के साथ थे। जो आइडेंटिफिकेशन का वो था चल रहा था, और कहीं अपनी संस्कृति के बारे में दूसरे ढंग से सुन के कहीं उन्हें कुछ बात समझ में भी आई, ऐसा मुझे लगता है। अब ये 5 प्रयोग अब जाके देखूंगा वहाँ क्या होगा, क्योंकि एकदम से अब उसके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हुई है, अब हुई हैं, क्योंकि जो यंगर ग्रुप्स हैं अब वो कह रहे बहुत बकवास, यानी जिन्होंने इतने सब ने अब ये पूना के जितने ग्रुप हैं थिएटर एकेडमी को छोड़ के अब इनके खिलाफ आवाज, अरे बहुत ही बकवास है, क्या है कोई ऐसा नाटक है, सब जैसे मानी कि रोजमर्रा तुगलक करते ही रहते हों। अच्छा, इसमें और नया माने एक तो तुमने बताया कि अलग अलग कैरेक्टर से, माने 2 कैरेक्टर्स ने किया तुगलक, या कई 3-4 लोगों ने? 2 लोगों ने। अच्छा, कहीं जो उनको एक दूसरे कैरेक्टर ने करने वाले ने गयासुद्दीन ने मन्नू किया, तो क्या उन दोनों के कैरेक्टर में कहीं कुछ समानता दिखाने की कोशिश थी? मेरा तो सीधा ये था कि भाई 2, जैसे उसमें एक रेफरेंस है कि वो शेख इमामुद्दीन उनके जैसे दिखते हैं। अब वो तो संभव ही नहीं होता कभी, वो तो इल्यूजन है। तो इसका इंटरप्रिटेशन में क्या हो, जब शेख इमामुद्दीन ही तुगलक बन के आ जाता है और कहता है कि जब वो लाश आई तो मुझे लगा मैं खुद मरा पाऊँ, तो जब एकदम से एंटर होता है तो ऑडियंस को हमने अनाउंस नहीं किया था कि 2 लोग तुगलक कर रहे हैं। अच्छा, तो 2 मिनट ठीक है कैसे हो, लेकिन वो सीन खत्म होते तक उसको उन्होंने मान लिया था। अच्छा, नहीं तो इसमें क्या किया था, मैंने पहरावा वगैरह सब बिल्कुल एक सा हूबहू दिया था? नहीं, जब शक्ल कोशिश की थी कि बिल्कुल नहीं कि तुगलक अपने राजसी वेश में, ये जो उस समय के जैसे भी लोग रहते हैं थोड़ा सा वो किया था उसका। अच्छा। लेकिन जब वो दोबारा आता है तुगलक बन के, तो तुगलक की ड्रेस में आता है, तुगलक की ड्रेस में आता है। तो इस तरह से क्या कहते हैं। और जो वन ऑफ द तुगलक आखिरी में फिर अजीज बन जाता है। पहला अजीज दूसरा था, दूसरे तुगलक ने किया था, आखिरी का अजीज। तो कहीं जो तुगलक को सामने दिखता है अपने अजीज में, वो भी बात आ जाती है। लेकिन जो लोग फोक फॉर्म का ये कि ऐसे गधे हैं कि उन्होंने फोक फॉर्म की शक्ति को नहीं समझा कि अगर फोक फॉर्म यूज़ करना है तो गरीब देश में सबसे भारी है, जो तुगलक भी उस कैटेगरी में आता है कि ऑडियंस कितना ग्रहण कर लेती है। शब्दों का देश है, मेरी तो ओरल परंपरा में मेरा तो हमेशा से विश्वास रहा है, और अब मुझे ये लग रहा है कि देखो कितनी आज़ादी है। और दूसरे देशों का उनकी समस्या हो जानी है, मेरे देश में जब मेरे पास पैसा नहीं है, अगर एक्टर मेहनत करने को तैयार है तो ऑडियंस कुछ भी एक्सेप्ट करे। सुपर सक्सेस तो ये कभी मेरा नाटक हो ही नहीं सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हर चौथा नाटक वैसा होता है। अगर आप ज़्यादा नाटक करेंगे, और क्योंकि हर नाटक दूसरे की एक ऑडियंस से आधे दौरे के लिए जो तैयार ऑडियंस हुई है वो सबको अच्छा। उसकी इमीडिएटली बाद हमने प्रेत को रिवाइव किया, घोस्ट, वो कहीं सुपीरियर नाटक है आधे दौरे, लेकिन अपने दर्शकों को एकाग्रता की आदत ही नहीं है। वो ये फोक फॉर्म्स का जो गलत उपयोग है, ये पॉलिटिकल थिएटर की वजह से सीधी सादी कहानियाँ और नारेबाजी और गाने और नाच, तो यानी हिंदी फिल्म से कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहा है। जब कोई अच्छा परफॉर्मर क्या कहते हैं आ गया तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा। म्यूज़िक हमेशा थॉट को किल करती है। म्यूज़िकल थिएटर की अपनी क्या कहते हैं खूबसूरती, मज़ा आता है बहुत, लेकिन आइडिया तभी नहीं, हमारे ख्याल से ये मानना चाहिए कि नाटक का जितना बड़ा स्कोप है उसमें म्यूजिकल का अपना स्थान है, थॉट प्रोवोकिंग नाटकों का अपना स्थान है कि और थॉट दुबे सीधी सी बात है, कितने आदमी सोच पाते हैं जीवन में 1 मिनट के लिए सोचो तो थॉट प्रोवोकिंग। हम ये कहते हैं कि अगर हर चीज़ का अपना हिस्सा है तो हम तो ये नहीं कहते कि आप म्यूजिकल नाटक मत कीजिए, लेकिन जब ये किसी का आग्रह रहता है नहीं यही सही थिएटर यही है, तो हम तो जूता मारने पर तैयार हो जाएंगे कि आप लोग तो बिल्कुल क्योंकि सोचने की क्षमता नहीं रखते। हम देखेंगे इतिहास कितना याद रखेगा। अब घाशीराम को दोबारा नहीं रिपीट कर सकते। घाशीराम एक क्या कहते हैं एक घटना है, एक ऐतिहासिक घटना हो गई जहाँ हर चीज़ चली। कोई उसका जो प्लेजर है, जो विजुअल प्लेजर सब मिलता है कि अंत में आपके हाथ में केवल प्लेजर आता है,
जिससे मुझे कोई यानी बुरी चीज़ नहीं हो। जिस तरह का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस आता है, आप में का आह्लाद भर जाता है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं उससे, लेकिन आप वही करके वो नहीं जी सकते। और म्यूजिकल करके कभी भी कोई नाटक मैंने तो नहीं देखा है कि किसी के ऊपर उसका कोई, जबकि दूसरे किस्म के नाटक और फिल्मों में मैंने देखा है अपनी आंखों से लोग बदले, मैं खुद बदला। शंभू मित्रा के नाटक देख के जब पुतुल खेला, ये वो कितने नाटक के तो समझ में आए, कितना कुछ क्या कहते हैं और भी क्या कहते हैं दृष्टि मिली। दुबे, क्या तुम ये नहीं मानोगे कि म्यूजिकल हो या स्ट्रेट हो, ये तो एक फॉर्म की बात है, नाटक का कंटेंट यदि महत्वपूर्ण, यदि बात कुछ कही गई है और वो यदि थॉट प्रोवोकिंग है, विचारोत्तेजक है, कहीं हमको कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है, तो वो शायद हम किसी भी फॉर्म में कहें वो हमारे मन को छुएगी। यदि बात में दम नहीं है तो वो आप प्रोज में कहोगे तो भी नहीं छुएगी, म्यूजिकल में कहोगे तो भी नहीं छुएगी, हमको तो ये लगता है। मेरा जो अनुभव रहा है म्यूजिकल्स को देख कर, ये मज़ा बहुत आता है, आप एक प्लेजर का सेंस, क्योंकि मैंने अभी म्यूजिकल किया जो कि काफ़ी सफल रहा, दिलीप चित्री का मिठू मिठू पोपट, और बहुत शार्प लाइन्स थी, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग तो उसके थॉट गए, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके वातावरण में खो गए, और एक अनुभव ज़रूर मिला, क्योंकि मैं तो म्यूजिक में भी क्या कहते हैं नॉन म्यूजिकल क्वालिटी डालता था। दुबे, ऐसा है ना कि देखो हम तो मैंने आम आदमी उससे ज्यादा ऊपर उठ करके सोच ही नहीं पाता, ग्रहण नहीं कर पाता, वो उसकी अपनी सीमा है। ये आम आदमी के बारे में मैं क्यों चिंता करूं? ये जो आम आदमी का नाम लेके सब ब्लैकमेल करते हैं। आम आदमी को आप बताइए, तो फिर फिल्म बनाइए ना, टीवी, आज आम आदमी थिएटर क्यों नहीं करे, क्या हर जाते? तो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता था, आपके इकोनॉमिक्स अगेंस्ट है, वो आम आदमी के पास आज क्या करना, आने जाने का समय नहीं रह गया। बॉम्बे जैसे शहर में 1 घंटा जीवन का सबका कम हो गया, वही ट्रैफिक, वही इतना अब टाइम लेता है। तो अगर आपको आम आदमी तक बात कहनी है तो आज तो सेंसरशिप बहुत लिबरल है, फिल्म से कहिए। यहाँ पे क्या कहते हैं, इससे फिल्म में तो हमेशा ज़्यादा अच्छा म्यूजिक रहेगा, क्योंकि अच्छे गाने वाले आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप पैसे खर्च करते हैं। टीवी आज इतना घर घर में टीवी पहुंच गया है, भाई थिएटर तो हर आदमी कर सकता है ना, और फिल्म और थिएटर कहाँ करने के लिए सुविधा होती है। हाँ, तो जो आदमी थिएटर करना चाहता है उसके अपनी क्या कि एक आप लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशन है, आपका वो क्या नाम, विमल लाट, अब क्या कहते हैं थिएटर बाज बनते फिरते हैं, क्या आपकी ट्रेनिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी तो नहीं है। आप तो फिर भी कह सकते हैं भाई साहित्य पढ़ा हुआ है, ये इतना लिखा हुआ, कुछ तो क्या, कोई भी उठ के, क्योंकि जैसे वो आपके वो दूसरे जो टोपी लगा के वो गंजे बैठ के अपना दुख रोते रहते, करोड़पति आदमी है, एक्टिंग आती नहीं, प्रोडक्शन करना नहीं आता, और हमेशा दुखी, देखो हम थिएटर के लिए कर रहे हैं, लोग साथ नहीं देते, क्या नाम उसका, छोड़ दो नाम, क्या करोगे? जो भी वो गधा शिव कुमार, हाँ शिव कुमार जिंदाबाद, अब वो शहीद बने क्योंकि आपके पास पैसा है। तो आप यानी आपके तरफ कोई एक पर्सनल जवाबदारी है, जो मैंने बच्चों को बताया कि अगर हम नाटक करने का दुस्साहस करते हैं, हमारे पास एक ही ईमानदारी कि हम रिहर्सल करें, का अपने से जितना हो सकता है उतना व्यक्ति की हैसियत से कि लाइनें अच्छी तरह याद करके, अच्छी तरह बोल के, जितनी मेहनत से कर सकते हैं, तो कम से कम हम ये कह सकते हैं भाई अच्छा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमारी सीमाएं होंगी। नहीं, मगर ये तो दूसरे डायरेक्टर्स भी ऐसे ही करते हैं ना। कितने नाटकों में रिहर्सल होती है प्रतिभा जी, हम जानते हैं, हमने बड़ी रिहर्सलें देखी हुई हैं, और बहुत क्या कहते हैं, और जहाँ रिहर्सल होती है वहाँ नाटक अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि नाटक की प्रक्रिया में यह है कि अगर आपने रियाज किया है तो दर्शक को इमीडिएटली पता लग जाता है कि ये रिस्पेक्ट से, नहीं तो अगर उसको एंटरटेनमेंट मिलता है तो वेल रिहर्स्ड हो या ना हो, उसको वो नाट्यानुभव के पीछे वो नहीं जाता। हम जिस अनुभव को देना चाहते हैं उस अनुभव में पहली शर्त यह है हमारी मेहनत, उसको इंस्टिंक्टिवली लगना चाहिए। हाँ, अच्छा, हम लोग तुगलक की बात कर रहे थे, तो तुगलक करके तुमको संतोष है? तुमको ये लगता है कि कहीं जो आज तक नाटक करते रहे हो उससे कहीं तुम आगे बढ़े हो, कुछ नई चीज़ तुमने की है, ऐसा कुछ लगता है क्या? नई चीज़ की है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं वो जैसे सतीश आड़ेकर ने एक रिहर्सल देखी अभी शो के बाद, तो उसका रिएक्शन नहीं, और उसने उसी बात को फिर महेश के सामने रिपीट किया कि पहले मरतबे नाटक पूरी तरह मेरे पास आया, इनके एक्टर्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन नाटक पूरी तरह मेरे पास है।
मेरा चाहे मेरे ऊपर कितने भी आरोप हों कि मैं नाटक को तोड़ता हूँ मरोड़ता हूँ, लेकिन मेरी शुरू से ये मान्यता रही कि मैं नाटक करता हूँ। मैं अपना कर्तव्य जो दिखाता हूँ वो कमज़ोर नाटकों में ज़्यादा दिखाता हूँ, लेकिन हमेशा नाटक को दर्शकों तक पहुँचाने की मेरी चेष्टा है। नाटक को तोड़ते हो मरोड़ते हो आमतौर पर कैसे? मैंने तो जो बहुत ज़्यादा तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी प्रस्तुतियाँ नहीं देख सके, 4-5 देखी हैं, तो मुझको तो ऐसा लगता है कि तोड़ने मरोड़ने वाला काम तुम बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हो। क्यों कहते हो तुम? एक गलत फहमी हो जाती लोगों, क्योंकि अभी भी बातचीत में तुमने कहा कि शब्द एक भी नहीं बदलना है, और सिचुएशंस में मान लो ये तो इंटरप्रिटेशन इतना फ्रीडम यदि कोई निर्देशक नहीं ले जहाँ स्कोप है, तो फिर तो वहीं की वहीं हम घूमते रह जाएंगे, उसमें तो कुछ आगे बढ़ने वाला काम। लेकिन अब जैसे हमने जब यकृत किया हमको बहुत अच्छा लगा, हमने कहा भाई हम 6 महीने के बाद क्या, 6 महीने तक कोई अगर ये नाटक दूसरा लेना चाहे और अगर हम लेंगे तो हम इसको चेंज करेंगे, अगर आपको स्वीकार हो। तो 6 महीने के बाद जब हमने फिर दोबारा हमको बहुत अच्छा लगा, हमने कहा अब हम करते हैं और क्या करें। और एक दिन सोल्यूशन दिलीप से बात कर, दिलीप ने एक वाक्य कहा, उसके आगे मैं कहा मत बोलो, मुझे बात समझ में आ गई, और पूरा नाटक उसमें कुल 10-12 वाक्य गए और मैंने आगे पीछे करके वो फॉर्म पूरी तरह लेखक को मान्य हुआ, दर्शकों को मान्य हुआ, और इतना सहज हो गया वो नाटक। मैंने सिचुएशंस आगे पीछे कुछ एडजस्टमेंट जो थे वो कर दिया, और जो कि उस फॉर्म में इम्प्लाइड था ही, उस फॉर्म में वो ब्लैकआउट्स थे, तो हमने थोड़ा आगे पीछे करके। अच्छा, वैसे तुमको मैंने नाट्यकार और निर्देशक मैंने कितनी दूर तक ये फ्रीडम लेनी चाहिए? मैंने तुम नाट्यकार भी हो और निर्देशक भी हो, दोनों ही हो, और जो फ्रीडम तुम खुद लेना चाहते हो लेते हो, जो ज़रूरी समझते हो, इसलिए नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि तुम्हारे जैसा निर्देशक परिवर्तन करने के लिए ही परिवर्तन करता होगा, ये बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि जब ये आड़ा चौताल की रिहर्सल हो रही थी, और आड़ा चौताल मैंने दिग्दर्शित नहीं किया, मेरा लिखा हुआ नाटक है, सुनील शानबाग को मैंने दिया। तो एक दिन मैं अपनी रिहर्सल कर रहा था, दूर से उनकी थोड़ी रिहर्सल देखी, उसके बाद मैंने सुनील को दम दिया, मैं कहा ये भूल जाओ किसका नाटक है, तुम्हारे दिमाग में ये नाटक क्या लाता, अपना दिमाग लाओ। मैं कहा ये कौन सा गधा प्ले राइट ले लिया है, भूल जाओ उसको, अब तुम अपना कुछ लेके उसमें आओ, तब वो नाटक जीवित होगा। और मैं कहा दूसरे दिन उनकी छबिल्लास में रिहर्सल थी, मैं कहा गाली दे दे के हर वाक्य की रिहर्सल करो, झुंझला के करो। मैं कहा इतना रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे तो सारा नाटक तो मर ही जाएगा और तुम भी मर जाओगे। रिस्पेक्ट का ये नहीं कि उसके इतने आप दब जाएं। तो मैंने तो सुनील को क्या कहते हैं अपने नाटक के बारे में मैंने ये वाक्य कहा। अच्छा, मेरे साथ समस्या क्या है कि मुझे तो हमेशा नाटककारों का सहयोग मिला है, तो कभी किसी नाटककार ने शुरू में ऑब्जेक्शन रहा भी, और तेंदुलकर भी जो कि वैसे काफ़ी कड़े हैं मेरे मामले में, काफ़ी स्नेह की वजह से कि वो जो मैं करना चाहता हूँ उनका आशीर्वाद नहीं, हमको लगता है कि उसमें यदि ये विश्वास है कि एक अलग डायमेंशन निर्देशक नाट्यकार को दे रहा है, तो वहाँ पर बात जो है लगता है जैसे आशीर्वाद रही थी जो मैंने ट्रांसलेट करवा के लोगों को भिजवाया था, जब मैंने किया तो उसको तो रनिंग टाइम वाज 1 hour 35 minutes। किसका? अशी पाखरे थी का आह के नाम से, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा नाटक उसमें अशी पाखरे थे, पंछी ऐसे आते हैं ना। हाँ। मैंने ही अनुवाद करवाया था, अच्छा। सबको भेजा, और मैं नहीं कर पाया उस नाटक को, मैंने 3 साल पहले किया। अच्छा। तो बड़ा मजा आया, क्योंकि कहीं कहीं एक सीधा साधा वार्म किस्म का नाटक करने का भी वो होता है, उसमें भी कहीं कि मैंने बहुत सारी सरुएं तैयार की हैं थिएटर में। ये तो अब लगाओ, मुझे पता है मेरी एक्ट्रेसेस का किस तरह से, जब एक अभिनेत्री के ऊपर आप काम करते हैं, वो जब अच्छा अभिनय देती है तो ज़िंदगी भर आपके प्रति उसके मन में, क्योंकि वो ग्रोथ के पीरियड में जो एक इम्प्रेशन पड़ जाता है, तो वो फिर आगे भी अपना अच्छा काम करती रहती। तो आह में तो मुझे हमेशा अपनी ही आत्मकथा लगती थी। अच्छा, एक सवाल अभी हमारे मन में आ रहा है, वो थोड़ा सा इससे फ़र्क है, मगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ज़रूरी सवाल है जिस पर हम लोग को सोचना चाहिए, हम लोग जो थोड़ा सा सोच सकते हैं, ज़्यादा का तुम अपने बारे में नहीं जानते। नाटक इतना ज़बरदस्त मीडिया है, फिल्म है, नाटक है, और शायद आज हम सब महसूस करते हैं दम कुछ भी नहीं भरें, कर भी नहीं पाते, मगर क्या इस मीडिया का उपयोग थोड़ा सा और लोगों को थोड़ा सा
हम ट्रेन अप भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा एक देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति बिना प्रोपेगेंडा किए हुए एक जीवन की सच्चाई कहीं उनको थोड़ा सा असर डाल सकते हैं क्या? आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि खुद ही अपने सोचने के साथ ईमानदार रहिए। ये जो ठेका लेने वाली बात है, देखिए प्रतिभा जी, नहीं हम बताते हैं ना, हाँ, कि एक औसत नाटक करने वाले की जानकारी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इंडिया में एक IAS ऑफिसर से भी कम है। आपको कितना मालूम है? आप इतना ही कर सकते हैं कि जैसा जो मेरा मिडिल क्लास का आग्रह है कि जो आप ग्रहण करते हैं जीवन से उसी को ईमानदारी से प्रस्तुत करने की कोशिश। होता क्या है कि कोई किसी ने कभी चिंतन किया ही नहीं, नाटककारों ने ही ज़्यादा चिंतन किया, करने वाले जो चिंतन जिन्होंने किया, शंभू मित्र वगैरह ने, उनका नाम भी हुआ और ये अपने आप दृष्टि मिल जाती है कि आज जब भी मैं बोलता हूँ शंभू के नाटक देख के कि 20 साल बाद भी उसकी मैं क्योंकि मुझे वो क्षण याद है कि जब मेरे दिमाग में क्या कहते हैं, लेकिन शंभू डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं लोगों के दिमाग में रोशनी पैदा करूँगा, मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मैं अपने ईमानदारी से करता रहूं। और आज जैसे तुगलक, अब मुझे ये भी नहीं पता कि भाई इस दुर्घटना की वजह से तुगलक का इतना ज़्यादा शार्प रिस्पॉन्स आया कि नाटक की वजह से। अगले साल जब हिंदी में करूँगा, अब हिंदी में तो रिस्पॉन्स अच्छा आएगा ही कि मुझे बेस मिल गया, मुझे पता है कि इतना तो वर्क करता है। यानी जैसे जो पूना का प्रोडक्शन है, आई वुड कॉल इट अ गुड प्रोडक्शन, नॉट ए ब्रिलियंट। टोटल इफेक्ट अभी ब्रिलियंट नहीं आया हुआ, लेकिन अब जब मैं नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और अमरीश पुरी के साथ करूँगा, तब तो इनकी जो स्टार क्वालिटी है तो नाटक में वो ब्रिलियंस अपने आप ही आ जाएगा। नहीं, हम बात थोड़ी सी दूसरी कह रहे थे। हम बात ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल सही है और आज के ज़माने में किसी को अपने बाल बच्चों को कोई कुछ सिखाने का ठेका नहीं ले सकता, दूसरों को तो बात ही छोड़ दो। मगर हमको ये लग रहा है कि आम तौर पर हिंदी में क्या सभी भाषाओं में आजकल जो नाटक जहाँ जैसे सामने मिल जाता है हम लोग कर ले रहे हैं, मेहनत भी कर लेते हैं, पैसा भी खर्च कर देते हैं, ऑडियंस भी आ जाती है। मगर और जो वैल्यूज़ की बात हम लोग कह रहे हैं लोग अपने अपने कमिटमेंट के दृष्टि से, कहीं वो बड़ी सुपरफिशियल होकर के, बड़ी खोखली होकर के रह जा रही है, कहीं मन को स्पर्श नहीं कर रही है। क्या आज ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम लोग थोड़े से और जिम्मेदार बने? अपने प्रति तो ईमानदार होना ही होगा। यही है ना, हाँ, जिम्मेदार बनने में विमल लाट और वाला बन जाता है। नहीं, देखिए जिम्मेदार आप केवल अपने प्रति हो सकते हैं, अपनी ईमानदारी अपना परखने की ताकत है, दूसरे को सिखाने की वो बिल्कुल अलग चीज़ है दुबे। अपनी ईमानदारी हम परखें या नहीं परखें और हम अपने आप को बड़ा समझे, वो अलग। थोड़ा सा मैं आपको हम थोड़ी सी थीम की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से हम कह रहे हैं, चुनाव आपके जीवन से संबंध रहना चाहिए। आपके जो कंसर्न्स हैं, आप जीवन के बारे में जो सोच रहे हैं, जब वैसा नाटक मिले तब कीजिए, तो आपको कभी कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। ये सब चॉइस कहाँ रहती है दुबे? अगर आप मुझे 50 नाटक अपने जीवन से जुड़े हुए सारे नाटक कहाँ से मिलेंगे और सारे कहाँ से किए जा सकते हैं? सवाल ये है कि मुझे मिलते रहे और हमारा नहीं तो तुम माने जो तो नाटक अच्छा लगा उसको अपने जीवन से जुड़ा हुआ मान लो, वो बात अलग है, दैट इज डिफरेंट थिंग। वही तो अब सवाल यह है कि आप ये तय नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में ये है, मैं ऐसा नाटक लिख के ऐसा कर। वो जो प्रक्रिया है वो दूसरी है। ये जो गलत फहमी जो अब शॉ कहता है कि वो डायरेक्टिव है, ही कैन अफोर्ड टू से, वो इतना ब्रिलियंट आदमी है और करके दिखाता है, लेकिन वो उस स्थिति तक पहुंचे बगैर उनके वाक्य तो हम ले लेते हैं बड़े लोगों के और अपने ऊपर थोप लेते हैं। कितने लोग हैं जो ईमानदारी से क्या कहते हैं, कैसे नहीं, अपने की तो हम बात ही नहीं करें, हम तो इसमें डायरेक्टर को एज माने उस तरह का महत्व देने की बात नहीं करें। व्हाट आई एम टेलिंग, हमको ये लग रहा है कि आज ज़रूरत इस बात की है कि इस मीडिया का थोड़ा सा उपयोग हम लोग प्रचार किए बिना, देखो प्रचार होते साथ तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती, प्रचार किए बिना कहीं थोड़ा सा आज हमारे जीवन को चित्रित करे, हमारी अपनी समस्याओं को करे और उनसे कहीं कुछ हम सीख सके। माने ये बात बड़ी पुराने ढंग की लगती है। मैं इस बात को फिर ये कहूँगा कि आप में मैं आपके प्रति नहीं, मैं जिसमें किसी में कुव्वत नहीं तो कविताएं लिखिए ना, कहानियाँ लिखिए, ये सब चीज़ें, उपन्यास लिखिए, नाटक से ही क्यों होना चाहिए। और नाटक जब वो प्रभाव डालना चाहेगा, जब अच्छा नाटककार, अच्छा दिग्दर्शक और अच्छा क्या कहते हैं एक्टर आएगा, तो अपने आप ही आएगा।
ये लेकिन ये जो आग्रह कि जैसे संगीत कला केंद्र वालों ने कौन सा तीर मार लिया है कि भाई ऐसे स्वस्थ नाटक करती, जो स्वस्थ नाटक की जो प्रक्रिया वाले बात करते हैं, जिन्होंने तेंदुलकर को गालियाँ दी, वो कौन से नाटक देखते हैं कि ये जो हिपोक्रेसी है कि जहाँ आदमी अपने से भी ईमानदार नहीं, कि तेंदुलकर को गाली देने वाले लोग तेंदुलकर को पूछते हैं। हमने वो पूरा क्या कहते हैं वो दौर देखा हुआ है कि एक ये जो जयप्रकाश नारायण के साथी थे, पटवर्धन मिल गया 80 वर्ष के बाद, बड़े सौम्य किस्म के, जब इन्होंने भी शुरुआत की तो हम कि भाई तेंदुलकर ऐसे नाटक में कहा बताइए किस नाटक में क्या, तो उन्होंने किस नाटक का नाम लिया, बेबी का। मैं कहा वाह, आप तो अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, आप ऐसे नाटक का नाम लेके तेंदुलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो लोगों ने देखा ही नहीं, जो जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं हुई तो वो फ्लॉप ही हो गया, और आप उस नाटक को चुन के। मैंने कहा आपको याद है वो नाटक क्या है? आपको सिर्फ वही अंश याद है जहाँ बेबी के साथ वो जो करवाता है। मैंने कहा कभी आपने उसका प्रयोग देखने पता लगाया कि जब प्रयोग हुआ तो वो सीन्स कैसे हुए? और मैं कहा उस नाटक की दृष्टि आपको कभी नहीं, और कितना कन्वीनियंट कि आप ऐसे नाटक को लेते हैं जिसके बारे में कुछ किसी को मालूम नहीं है। सखाराम माइंडर के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं है आपकी, क्योंकि सफल हो गया। कि आप देखिए इस देश में कि मेरे खिलाफ ही लोग अटैक करते हैं क्योंकि मैं फिनेंशियली सक्सेसफुल नहीं। जो नाटक फिनेंशियली सक्सेसफुल हो जाता है उसको ग्राह्य समझते। तुम्हारे खिलाफ कौन अटैक करता है विवेक? कहाँ करते हैं? हमको तो मैं करता आपको हुआ ये नहीं मैं इसका दिखता मैं एक और इंस्टेंस आपको देता हूँ। ये बहुत कि एक बार जयदेव का वर्कशॉप चल रहा था, वहाँ तो जयदेव जैसे चर्चा कर रहा था, मैं पीछे बैठे सुन रहा था। अब जितने वो नए लड़के छबिलदास में ऐसे नाटक क्यों होने चाहिए कैसे, तो मैंने बीच में मैं कहा भाई छबिलदास में किसने कौन सा नाटक देखा है? एक लड़के ने एक नाटक देखा था। मैं कहा क्या कौन सा नाटक है? क्या वो तेंदुलकर का जाति ही पूछो साधु। मैं कहा उसमें कुछ तुमको बुरी बात लगी? कि नहीं उसमें तो कुछ बुरी बात नहीं। तो मैंने कहा और किस नाटक के बारे में आपने? नहीं ऐसे सुना है कि यहाँ बहुत बुरे। मैं कहा सुना है, यहाँ कितने आदमी नाटक थे, तुमने से कोई नहीं आया है। तो सुना है कि बुरे नाटक होते हैं, उससे आपको क्या तकलीफ होती है? जबकि सत्यम शिवम सुंदरम आप क्यों देखने जाते हैं? उससे ज़्यादा गंदी फिल्म हो नहीं सकती। तो क्या वो लड़का कहता नहीं लेकिन वो तो कमर्शियल चीज़ है। तो मैं कहा इसका अर्थ ये हुआ कि जो कमर्शियल चीज़ है वहाँ कोई टट्टी भी कर दे तो उसको आप चाट जाएंगे, और जो कोई छबिलदास में जहाँ के दर्शक भी नहीं आते, पैसे कमाने की गुंजाइश नहीं है, अपना समय गंवाकर अपना पैसा गंवाकर मेहनत करके नाटक करते हैं, और वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हुआ जिसको लोग देखते भी नहीं है, कौवा कान लेके उड़ गया उसके विरुद्ध तो प्रचार हो जाता है, वो करना बुरा है। अरे और फिर मैंने बहुत क्रूडली कहा, मैं कहा ये तो बिल्कुल यही बात हुई कि पति पत्नी जो अपने कमरे में करते हैं तो आप उसको भी गंदा कहिए। फिर मैं कहा कहीं तो दृष्टि की कमर्शियली जो चीज़ सक्सेसफुल हो गई उसमें गुण आ गए, क्योंकि वो कॉमर्स है। जैसे एक अजीत गुलाबचंद ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये फिल्म वाले हर बार कहते हैं कि हम भी चोरी करते हैं थोड़ा धंधे में जो करना, लेकिन फिल्म वाले हमेशा ये कहते हैं कि नहीं ये तो इसके बगैर तो ऑडियंस नहीं आएगी, तो हमारा धंधा है। तो क्या इसका मतलब धंधा है तो फिर स्मगलिंग भी जस्टिफाइड है, वो भी धंधा है। तो धंधे के नाम पे चीज़ जस्टिफाई नहीं होनी चाहिए। और जब आप एमेटर थिएटर करते हैं तो आपको ये क्यों करते हैं? आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, मत कीजिए। उतना समय वही लोग अगर देश को सुधारने में या एक प्रैक्टिकल काम में लगाएं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सुधार होगा। नाटक तो आप करते हैं अपना नाम बढ़ाने के लिए, और जो आदमी कहता है कि नाटक में उसको नाम नहीं चाहिए वो तो झूठ बोलता है। हमको तो नाम चाहिए, लेकिन कहीं ये प्रक्रिया इससे ऐसी जुड़ी हुई है कि नाम अगर आपको चाहिए तो आपको बुढ़ापे तक नाम चाहिए। कहीं पे आपकी दृष्टि रहती है कि आप चाहते हैं कि सबसे बड़ा नाम मेरा हो। शंभू मित्रा आज हमारे जैसे हमारी जनरेशन की बात, शायद उनका नाम उतना नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि हम इतने मरते घुमा फिरा के आद्य रंगाचार्य शंभू मित्रा कहते हैं, तो जो हमारा एडमायरर रहेगा उसको शंभू मित्रा को एडमिरेशन देना पड़ेगा। लेकिन कहीं दृष्टि ये है कि सबसे महान निर्देशक बनना चाहिए, और उसके लिए आदमी क्या कहते हैं बकछक करता है, एडजस्ट करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन मैं तो इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं कि मैं दर्शकों को मार्गदर्शन दे सकता हूँ कि अच्छी थीम लेके उनके जीवन को, मेरी वो कुव्वत नहीं है। मैं केवल जो मुझे अनुभव हुआ है एक नाटक से, उस अनुभव को जो कि क्योंकि मुझे छूता है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो दर्शकों को छुएगा। और मैं तो सेंसर बोर्ड
से भी आप ताजुब करेंगे कि मैंने एक भी पब्लिक कंट्रोवर्सी नहीं होने दी। मैं सेंसर से बकायदे उनको कन्विंस करके और उनसे जो काटने कहने मैं वो भी काट देता। बेबी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी सेंसर को देने, मैंने सेंसर बोर्ड को दिया जब मराठी में हुआ, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब पास हो गया। हिम्मत तो मैंने की सेंसर, उन्होंने 2 लाइनें काटी कि पुलिस के खिलाफ। अब तो एक सीधे सेंसर बोर्ड के पुलिस के खिलाफ जो हुआ, अब मैं उसके ऊपर बहस कर सकता था, मेरा प्रोडक्शन तैयार हो गया था, मैंने लाइन बदल दी। क्योंकि भाई पुलिस तो जो करती है जाती तो करती है, लेकिन अंततः जवाबदारी जो कि बाद में मैंने आक्रोश के संवाद में डाला, जो साक्ष्य देने जाता है, साक्षी होता है, बोलता तो वो है, उसके वजह से गलत इम्प्रिजनमेंट होता है, तो घूम फिर के जवाबदारी व्यक्ति की हो ही जाती है। तो मुझे तो सेंसर बोर्ड भी तकलीफ नहीं देती, और मैं कभी हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि कंट्रोवर्सी की वजह से नाम न मिले। कंट्रोवर्सी की वजह से क्या होता है, फिर नाटक देखना लोग भूल जाते हैं। बस वो कंट्रोवर्सी सखाराम बाइंडर में, क्योंकि ये बेवकूफ़ी में कंट्रोवर्सी हो गई, सब दौड़ गए देखने। घाशीराम कोतवाल को भी शुरू में इतना रिसेप्शन, प्रोडक्शन तो उतना ही अच्छा था। मैंने तो तीसरा शो देखा हुआ है, लोग जवाइयाँ ले रहे थे, उसके ऊपर सबसे पहले अंग्रेजी में लिखने वाला तो मैं ही था, सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला तो मैं ही था। लेकिन मैंने वो प्रयोग भी देखा हुआ था कि लोग जवाइयाँ ले रहे थे। लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी हुई तो अब तो तीर्थ यात्रा के जैसा हो गया। जो है एनसीपी वालों का, सारी संस्थाओं का है कि अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। अरे भैया, तुम समाज देश के लिए कुछ मत करो, अपना जीवन ठीक से जियो, समाज और देश अपने आप सुधरे। लेकिन जब बिल्कुल थर्ड रेटर्स आके और वो पोजीशन ले लेंगे, और फिर हाँ फोक थिएटर में कि आज एक नाटक को एक पोजीशन मिल गई, सब सरकार के नज़दीक और बड़े आदमियों के नज़दीक बैठना चाहते हैं। नहीं, वो सब बिल्कुल अलग बात है। हम तो मुझे पता नहीं कितनी दूर तक मानते हो या नहीं, जानते होते हुए भी हो सकता है मानते नहीं हो, कि मेरा न इस तरह का कोई आग्रह रहता है, न मेरी कोई दृष्टि है। अपना काम करते चलना है, उसमें जो मान सम्मान मिलना है मिलता है। व्यक्तिगत रूप से हम बहुत प्रसन्न हैं उससे, और मिलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगा तो भी बहुत अच्छा है, और हमको तो कोई शिकायत नहीं है। हम थोड़ी सी ठीक है, तुम्हारी वो दृष्टि नहीं है, ठीक है। हमको लगता है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी, ये सही है कि हर नाटक में ज़िंदगी का कोई ना कोई एक रुख, एक दृष्टि जो है सो आती है। अभी हमने पिछले दिनों दिल्ली में वो देखा, मित्राची गोष्ठी। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि वो ज़िंदगी का सत्य नहीं है, निश्चित रूप से वो भी एक है, और लड़कियां हैं इस तरह की हमारे सामने जो इतनी रेस्टलेस रहती हैं और करती हैं, ठीक है, वो भी है एक देखें। मगर शायद आज हमको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी, उनको नाम जो चाहे सो दे दो, चाहे सही दृष्टि जनता को देने की हो। दृष्टि भी वैसे फिर कहो हम सबकी अलग अलग है, हम किसको सही मानते हैं। एक मार्क्सिस्ट की अप्रोच हो सकता है हमको अनुकूल हो, नहीं हो, मगर फिर भी शायद कहीं कुछ कॉमन फैक्टर्स तो हैं ऐसे जिन पर कि हम सब एक मत हो सकते हैं। कोई देश सुधार की भी बात नहीं, कोई समाज सुधार की भी बात नहीं, एक स्वस्थ दृष्टि। मुझको ऐसा लगता है कि शायद इट्स हाई टाइम। ये तुम बिल्कुल सही कहते हो कि जितने लोग नाटक देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं, तो वही बातें किताबों में लिखी जानी चाहिए, और फिल्मों में ज़्यादा तो फिल्मों में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और पिछले दिनों बहुत सी फिल्में बनाई जा रही हैं जो कि एक, हमको लगता है हम उसको स्वस्थ प्रभाव जो है सो हम कहेंगे, चाहे वो पार जैसी फिल्म हो, चाहे वो स्पर्श जैसी फिल्म हो, चाहे वो अंकुर जैसी फिल्म हो, कुछ भी हो, एक अपना एक प्रभाव जो है वो डालती है, और विजुअल होने से असर पड़ता है। देखो भाई, फिल्म से तो सब कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम खाली फिल्म ही करेंगे, थिएटर बंद कर दिया जाना चाहिए। तो जब थिएटर है, और थिएटर की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, थिएटर में तुम तलवार हाथ चला करके तलवार का इफेक्ट दे सकते हो, बिना कुछ सेट दिए हुए भी राजा को वहाँ बैठा सकते हैं। यू नो इट ऑल, ये सब कुछ कहने की मित्रा की गोष्ठ के ऊपर बात है। मैंने ये नाटक पढ़ा नहीं है, लेकिन लेस्बियनिज्म का जो प्रॉब्लम है कि दर्शक को ये तो नहीं है कि पहले शो के दर्शक को ही खतरा रहता है, उसके बाद तो रिव्यूज आ जाते हैं। भाई लेस्बियनिज्म के ऊपर नाटक है, आपको मालूम होते हुए काहे को देखने नहीं। दर्शक को ये तो अधिकार रहता है, क्योंकि जबरदस्ती तो है नहीं कि टीवी पे आप कह सकती है भाई कि गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया है, हैं? और कि नहीं ये मेरा मीडिया है, मैं कहूँगी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
यहाँ आप, लेकिन यहाँ पे तो आपका चॉइस है कि आप लें। और वही मित्रा जी घोष का दूसरा प्रकार जो कि बहुत ही गंदे नाटक होते हैं, वहाँ भी तो ऑडियंस नहीं, वो तो देखो ऑडियंस तो जाती ही लेकिन है। आप लोग सुनिए ना कि इसमें पॉलिटिक्स ये है कि आपका की जो आलोचना है घूम फिर के 2-4 सीमित लोगों के लिए ही हो जाती है। बाकी जो आसपास हो रहा है उसके खिलाफ किसने सत्यम शिवम सुंदरम के खिलाफ कहने की हिम्मत की कि महागलीज और गंदा और इतना उल्टी विभत्स। अच्छा, पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं है। तो लेकिन जहाँ पैसे की शक्ति रहती है उसके खिलाफ कोई बोल, ये जो एमेटर ग्रुप्स हैं 2-4 लोग हैं जिनके पीछे उतनी शक्ति नहीं है, अगर उन्होंने मित्रा जी घोष किया तो आप या तो मान लीजिए कि वो कमर्शियल कैटेगरी की, भाई वो पैसा कमा रहे हैं। कुछ नहीं, हम तो वो सब कुछ कह ही नहीं रहे हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि वो नाटक भी हमने देखा और वो थीम है, हम तो गए देखने के लिए, देखा हमने बैठ करके। राजेंद्र नाथ का प्रोडक्शन था, दिल्ली में गए हुए थे, देखा था। हम ये नहीं कह रहे कि मैंने वो केवल दृष्टांत इसलिए था कि हम ये नहीं कहते, हम उस नाटक को नहीं डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि नाटक है और बड़ी खूबसूरती से तो तेंदुलकर का लिखा हुआ नाटक रहता ही है। He knows his craft, आप ये बताइए कि जो लेखक इतने सालों से लिख रहा है, या जो आपने कलकत्ते में बहुत सारे दिग्दर्शकों को दिया, किसको आप ज़्यादा महत्व देंगे? कि आप लोग ये क्यों मान लेते हैं कि थीम के नाम पर या समाज के नाम पे कि ये, क्योंकि आप लोगों के पास थोड़ी, आप मीन सिर्फ आप ही नहीं, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। अभी तो हम केवल अपनी बात हम कह रहे हैं। हम तो अपनी बात है, फिर हम आपको वो कहाँ से अधिकार आ जाता है? नहीं, अधिकार तो एक नागरिक के नाते, एक थिएटर के साथ, लेकिन आप वो नाटक नहीं देखिए, वो नाटक सेंसर होते हैं, देयर आर प्रोसेसेस कि अगर क्या कहते हैं लेखक लिखता है तो आप क्या लेखक के, लेकिन क्या केवल वो पैसे के लिए? तेंदुलकर अब जाके क्या कहते हैं उसके नाटक चलने लगे हैं, नाटक से तो हम उस लेखन पर कहीं आपत्ति ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कही नहीं रहे हैं। वो लेखक वैसे देख रहा है जीवन का, वो भी एक पक्ष है, एक सत्य है, उसको वो चित्रित कर रहा है, हम उसको ना कही नहीं रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि हमको ये लगता है कि आज कुछ थोड़े से निर्माणात्मक, लेट मी पुट इट ब्लंटली दैट वे, कि ऐसा हो जो कि कहीं कुछ हमको एनीवे नहीं, ये क्योंकि ये कि और कहाँ क्या लिखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। एमेटर थिएटर, जिस थिएटर से आप संबंधित हैं, जिसकी आलोचना आप करती हैं, वो भी करती हैं, उसकी अच्छाइयों की भी बात करती हैं। जब एवं अनुजीत की आप अच्छाइयों की बात करेंगे, तुगलक की अच्छाई, लेकिन कहाँ कितना हो रहा है, इतना कम हो रहा है, लेकिन वो एक्सपर्टाइज के साथ नहीं हो रहा। इसका दुख नहीं होता कि मंच पे लोगों के संवाद सुनाई नहीं पड़ते, क्या कहते हैं, लाइनें लोगों को याद नहीं रहती। हमको सब चीज का दुख है। हमको दुख इस बात का है कि पिछले 10 वर्षों में हिंदी नाटक निश्चित रूप से आगे तो कम बढ़ा है, नहीं ही बढ़ा है कहना चाहिए, बहुत नहीं कहने का मन नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए कितनी बोलचाल में कितनी बेईमानी बढ़ जाती है। एक बार हम सुरेंद्र सिंह के यहाँ पार्टी में गए, डॉक्टर भारती साहब, तो एक सज्जन थे भारती जी, ऐसा क्यों होता है कि लोग मौलिक नाटक नहीं लेते और सिर्फ ये विदेशों के नाटक लेते हैं? तो वो हमारे तरफ वो मौलिक लेखक रहे। अच्छा, नहीं थे। हमने कहा आपने जिंदगी में कितने नाटक देखे? मैंने गिनाया, मैं कहा तो आपने आधे देखा होगा, सखाराम माइंडर देखा होगा, कंट्रोवर्सी थी, और ये नाटक के बारे में सुना। मैंने कहा कि मैं दिग्दर्शक बैठा हूँ, ये नाटक मैंने 65 में किया, उसके बाद फिर 1980 में करता हूँ, लेकिन इस बीच में कितने मौलिक नाटक किए? मैं कहा आप वर्ल्ड में कोई तुमको नहीं मिलेगा दिग्दर्शक जिसने इतने मौलिक नाटक किए हैं जितने मैंने किए हैं। मैं कहा वो तो आप बड़े आसानी से, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो है नहीं, पार्टी में कुछ बात उछालनी है, कॉन्वर्सेशन के लिए आपने उछाल दिया। मैं कहा काहे वो हमारा वक्त बर्बाद करते हैं। और मैंने जब फहरिस्त दी तो मेरे तो ज़्यादातर नाटक मौलिक रहे, और मैं सब भारतीय भाषाओं को लिखे नाटकों को मौलिक मानता हूँ। मैं आप लोगों की तरफ हिंदी में ही लिखा जाना चाहिए, मेरा तो कभी आग्रह वो रहा ही नहीं। तो लेकिन अब ये तो हो गया कि और तोता बोला, अरे और तोता बोला की भाषा, लेकिन उसके साथ आरक्त क्षण भी आता है कि इडिपस कॉम्प्लेक्स का प्ले में क्या कहते हैं, यशोदा और ये कृष्ण का रियलिस्टिक प्ले में मैं पूरा इंटरप्रिटेशन बदल देता हूँ, नाटक का एक शब्द चेंज किए बगैर, वो नहीं दिखता। उसकी अच्छी चीज़ों की जब बात नहीं करेंगे, जो चीज़ सबको ग्राह्य होनी चाहिए,
कि ऑब्वियसली कि एक औरत मेनोपॉज पे पहुंच रही है, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे नाटक को लेके हमने उसको एक आध्यात्मिक रूप दे दिया बगैर नाटक को बदले, यानी उसका नाटक का मोड सिर्फ गानों से, दशराज के भजनों का इस्तेमाल करके, और वो इतना भव्य हुआ था, सब पगला गए थे, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोलता। नहीं, बट व्हाट डू यू मीन कि नाटक का बिल्कुल मैंने थीम ही बिल्कुल और उसको बिल्कुल बदल दिया। तो यही डबल थीम चलती है कि ये भी सत्य है, लेकिन इस सत्य को ऐसे भी देखा जा सकता है कि हम इस सत्य को नहीं नकारते, लेकिन एक सीधी बात है कि हर क्या कहते हैं वयस्क स्त्री और यंग लड़के का रिलेशनशिप ईडिपस के नाम से पुकारा जा सकता है। अब ईडिपस क्योंकि किसी ने फ्रॉयड ठीक से तो पढ़ा है नहीं, उसने इस तरह से सेक्सुअलिटी को ट्रीट किया कि वो जीवन का अभिन्न अंग, उसका आप कुछ नहीं करते, या तो आप फ्रॉयड से एग्री मत कीजिए, लेकिन अगर आप क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सेस का नाम लेते हैं, इसका मतलब नहीं एग्री करते हैं, हम वही नाटक लेते हैं, हमको तो उसमें पीड़ा दिखती है, उस औरत की, उस बच्चे की, उस यंग लव की, सब पीड़ा दिखती है, लेकिन हमको उम्र की वजह से, इसकी वजह से हमको एक और भी हम कृष्ण यशोदा के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और वो भजन आते हैं तो उस औरत की पीड़ा ज़्यादा ग्राह्य हो जाती है, और कहीं की ज़िंदगी में एक जैसे एक सफरिंग का स्तर है जिससे आप नहीं छूट सकते, ये पीड़ा ही ज़िंदगी का सत्य है, ये कहीं हमारी एक मान्यता रही हो, हमको वो पीड़ा की तीव्रता उसमें दिखती है, और ये इनके दशराज जी के भजनों के साथ वो तीव्रता और बढ़ जाती है, तो हमारे लिए तो वो एक आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है। करते समय भी मैं बहुत, हालांकि मुझे 12 दिन की रिहर्सल में हो गया, हर चीज़ नाटक में अपने आप हो गई, म्यूज़िक भी मिल गया, ये भी हो गया, बिल्कुल तकलीफ ही नहीं हुई। लोग ने मेरे बहुत अच्छे प्रोडक्शनों में टॉप पे शायद उसको माना जाता है आरक्षण, लेकिन ये जो है कि अगर आप आरक्षण रक्त पुष्प, इसका महेश कुंजवाल का नाटक। अच्छा, अपने नाटकों के इसके अच्छे की बात आई है, तो अपने नाटकों में इतने वर्षों में बहुत सारे नाटक तुमने किए, कौन कौन सी प्रस्तुतियाँ तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक आध की चर्चा कर सकते हैं आज हम लोग। अभी रिसेंटली तो जो मुझे तो और तोता बोला, जो मेरे बॉम्बे की प्रस्तुति थी, तो उसमें मुझे प्रस्तुति के बारे में तो वो मुझे बहुत गहरे, वो नाटक कि एक एनर्जी भी थी, मैं थोड़ा किस्सा भी था, और जीवन को देखने की, शादी का इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो पुरुष उस स्त्री की इच्छाएं पूरी कर सकता है, उससे जो बच्चा चाहिए वो दे सकता है, वो सही शादी है। शादी टेक्निकली वो भी है, प्लस उसमें कहीं पे उसका कि औरत को खेत के साथ कि खेत किसका, जो मालिकाना है कि जो खेत को जोतता है, वहाँ से चीज़ें पैदा करता है, तो उसमें मुझे वो बहुत, और कैसे मिथ कैसे तैयार होते हैं उस नाटक को जिस ढंग से मैंने देखा, और जो हुआ कि जैसे बसंडना जो मिथ हो जाता है जो कुमार स्वामी, तो कहीं एक घटना हुई होगी, धीरे धीरे उसके ऊपर आवरण चढ़ते गए और वो मिथ हो गया कि वही बसंडना जिस ढंग से मैंने किया था पोज देता हूँ, तो वो एक मिथक की प्रक्रिया भी उस नाटक में, और काफ़ी भाषा तेज दराटे लोगों को बहुत कष्ट होता है, लेकिन बाद में जो उसको सर्वाइव कर जाते हैं उनके लिए वो अनुभव बहुत मीठा होता है। अच्छा। और तकलीफ तो होती है, अगर उस तकलीफ को नहीं सहेंगे तो आपको आखिरी का वो जो मिठास नहीं मिल सकती। जो गार्गो में जो बात थी कि वो उस गाली गलौज से गुजर के आपको वहाँ तक पहुँचा, लेकिन बीच में ही, जैसे मेरे आड़ा चौताल के बारे में, क्योंकि मैं एक पॉइंट वैसे तो टिक नहीं सकता, एक महिला ने मुझसे स्पष्ट कहा, भाई हमसे नहीं सहा गया, आप माँ के खिलाफ इतनी बातें कहलाते हैं। मैंने कहा आपके रिएक्शन सही है, इसका मतलब ये है कि आपको तो नाटक सब पहले उनका हमको समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि माँ के खिलाफ हमने इतनी बातें कही, आपको तकलीफ हुई। मैंने कहा एक तो मेरा एक उद्देश्य पूरा हो गया और नाटक भी आपको समझ में आ रहा था, ये भी क्लियर हो गया, लेकिन मैं कहा मेरी सिर्फ शिकायत इतनी है कि वहाँ आपने अपना सोचना क्यों बंद कर दिया, आपने ये क्यों मान लिया कि जो व्यक्ति मंच पे आके, हर आदमी औरत से पैदा होता है, माँ से पैदा होता है, अगर कह रहा है, ये कह रहा है, तो आपने थोड़ा अगर ये उस समय दिमाग बंद नहीं कर लिया होता, तो जो लेटर ऑन है फिर उसकी अपॉलॉजी कि कैसे उसने झूठ बोला है, कि उस आदमी आड़ा चौताल कि उसका पूरा जीवन झूठ से
उसने कहीं एक ऐसा झूठ ओढ़ लिया था अपने ऊपर, और धीरे धीरे वो झूठ की परतें जाती हैं और उसे अपनी कमजोरियां की कहीं उसने उस झूठ का निर्माण किया, फिर उनको बात किया। मैं कहा कि ये हर नाटक, अच्छा नाटककार ये करेगा, आपको एक झटका जो देता है, क्योंकि नहीं तो उसके बगैर वो जो बाद में कहेगा तो ड्रामेटिक नहीं रहता। मैं कहा वही बात अगर मैं एक लेख में लिख के दे दूँ, नाटक हम क्यों करते हैं, वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया क्योंकि अपने यहाँ परंपरा नहीं रही है, तो अपने जहाँ तकलीफ होती है अपने दिमाग को शटअप कर लें। कहीं अगर आप ये मान के, आप मुझे जानती है, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, सब दोस्त इतने कॉमन हैं, आप जो आपको लाया था वो 25 साल से मेरे नाटक देख रहा है, वो भी नेवी का आदमी है आपके जैसे, अब क्यों ऐसा? फिर उसके बाद उनको वो, आज मैंने फिर उनको गांधारी सुनाया। अब मैं कहा गांधारी इतने वायलेंटली कृष्ण को गालियाँ देती है, ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है। अब वहीं पे अगर आप इन्हें कृष्ण भगवान के खिलाफ, लेकिन कृष्ण क्या एक इतना कमजोर है कि 2 गाली देने से क्या कहते वो हो जाएगा। लेकिन मैं कहा थोड़ा तो अगर एक कविता सुनाएं, अगर यहाँ पे आप रुक जाती तो बाद में जो गांधारी का एक्सेप्टेंस है वो आप नहीं स्वीकार करें। तो मैं कहा ये तो प्रक्रिया है हर चीज़ की। हमने ये पूरे जैसे अरण्य में हर कोई कृष्ण के खिलाफ है, कृष्ण भी अपने ही खिलाफ, उसके कृष्ण के पास कोई डिफेंस नहीं, लेकिन उस सब में भी एक श्रद्धा उमड़ेगी क्योंकि हमारे जो ये तुम कविताओं के ऊपर है, क्योंकि हमारा मॉडर्निज्म वो बचकाना मॉडर्निज्म नहीं है कि गाली दे रही नहीं, अर्थ खोजने की प्रक्रिया में आप गाली भी देंगे, और क्योंकि उसका आइडियोलॉजिकल बेस नहीं कि मार्क्सिस्ट हैं या ये हैं इसलिए सोशलिस्ट इंटरप्रिटेशन नहीं, हमको जो कुछ कृष्ण के बारे में सोचते रहे, ये करते रहे हैं, और लिखते समय देव साहब जैसे क्या कहते हैं भगत आदमी, उनके मुंह से तुम्हारा मतलब देवानंद नहीं, वसंत देव, उनके मुंह से इतनी खिलाफ चीजें क्यों निकलती, और निकल के फिर वो उस पर पीड़ा जो बाद में कृष्ण की है वो भी नहीं। ये कविता वसंत देव जी की लिखी हुई है, सारी कविताएं? सारी कविताएं। अच्छा, हिंदी में लिखा उन्होंने? हिंदी में। अच्छा, तो एक नए किस्म का नाटक रहेगा जिसमें क्योंकि शब्दों के ऊपर पूरा होता है, और इसमें हर किस्म की पीड़ा बहुत ही तीखा है। कविता याद है उसकी कोई? कविता को याद हम वहाँ से रिकॉर्ड कर देंगे, मेरे पास है वो कविताएं, तो वो हम आप, लेकिन जैसे वो नंद का वो दर्द की के ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र दर्द की खोज अब चालू है। अब उसमें भगवान के दया से कृष्ण जैसा आदमी जिसको गरिया सकते हैं और उससे जुड़ भी सकते हैं क्योंकि अब हो सकता है कि वो सफल ना हो, लेकिन अगर सफल हुआ तो वो जिस स्तर पे होगा वो अंधा युग के से किस स्तर पे होगा, और क्योंकि अंधा युग में नाट्य ज़्यादा था, इसमें नाट्य भी नहीं। इसको इतना समय क्यों लग रहा है तैयार करने में? क्योंकि 2 साल पहले तुमने सुनाया था। क्योंकि कृष्ण को लिखने में ही उनको कोई 9 मरतबे उन्होंने कृष्ण किया, गांधारी को 6 मरतबे रीराइट किया, तो वो जो प्रक्रिया थी, और उसके बाद पिछले 1 साल से पूरी साहब याद कर रहे हैं, क्योंकि वो याद क्यों, एक तो पूरी साहब ही पूरा करेंगे, नंद, बलराम और कृष्ण पूरी साहब करेंगे, और गांधारी सुनीला करेगी, और रुक्मणी ये हमारी नई एक्ट्रेस है मीरा दोषी, अच्छा, वो करेंगी, और नट मैं कर रहा हूँ, नटी नमिता अरेस्ट करेंगे। अच्छा, तो इसमें वही दर्द की जो अच्छी पुस्तकों में, अच्छे उपन्यासों में, अच्छी कविता में दर्द का जो निचोड़ मिला है, तकलीफ होती है, लेकिन जैसे पार में कितना दर्द है, लेकिन आप जागरूक होकर निकलते। पार फिल्म की जो सबसे कि मुझे अगर किसी नाटक में या उपन्यास में या किसी भी में जागरूक हो जाता हूँ तो हो गया। जैसे दिलीप चित्री की कविता पता नहीं विश्व के ग्रेट कविताओं में आएगी नहीं, मुझे वो उनकी एलर्जी है एम्बुलेंस राइड, मैं अब तक 40 मरतबे तो लोगों को पढ़ के सुना चुका हूँ, मेरा अपना जो अच्छा लगा भाई सुना, लेकिन कहीं पे तो है ना मृत्यु के बारे में ही उसका दोस्त मर गया है, और ये कभी रिएक्ट, ये तो हमेशा से एलर्जी का ट्रेडिशन चला है, तो मैं क्यों ये पढ़ता हूँ, उसमें मेरे को क्या, लेकिन कहीं पे वो जो मूलभूत पीड़ा है। और फ्रॉइड का एक बड़ा अच्छा वाक्य था जो मैं धोखे से उस दिन एक ब्रोशर में मुझे मिल गया, ऐसे मैंने काफ़ी पढ़ा है, कहता है एक आध शब्द इधर उधर होंगे,
The function of psychoanalysis is to make the neurotic adjust to the essential misery of life. कि मिजरी ऑफ लाइफ एसेंशियली ये जो एग्जिस्टेंशलिस्ट का कहना है, अपने यहाँ भी है ये ना भैया कि ये भवसागर से पार करो, नहीं सहा जाता। और आज के युग में जो हर जगह, चाहे कम्युनिज्म हो चाहे कुछ है, इजी सॉल्यूशंस हर जगह, हर आदमी ऐसा। क्योंकि आज पहले मतलब हम लोग जागरूक हुए कि भाई दूसरों की ये हालत है, हम एक दिन में नहीं ठीक कर सकते, लेकिन मुझे लगता है नाटकों के जरिए, इसके चाहे कम्युनिस्टों के ही जरिए ये जागरूकता आई। और कम्युनिस्ट जहाँ स्लोगन मॉन्गरिंग करते हैं, तो जब तक आप उस दर्द को सहेंगे नहीं, जब तक आप में जीने की इच्छा नहीं हो, तो मैं क्यों सुधार करूं? या और ये पार जैसी फिल्म देख के कि वो देखो वो आदमी आता है फिर कैसे हम्बल होता जाता है, और जीने के लिए क्या डिग्निटी नहीं जाती उसकी। मुझे तो वो इतना यकी कॉम्प्रोमाइज भी करता है, वो माफ़ी भी मांगता है पैसे की ना। दुबे, हम जो बात कह रहे थे ना, मैंने कुछ बात ये इसी तरह की जो मैंने शुरू में मैंने जो कही थी कि इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे जीवन को कुछ नए जीवन से साक्षात कराएं। लेकिन बेबी भी यही करती है। हम बेबी नाटक में भी मुझे यही अनुभव हुआ था। मैंने चूंकि पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, इसलिए बेबी नाटक के बारे में हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इन और तोता बोला में भी, हाँ, और तोता बोला भी मैंने नहीं पढ़ा है, देखा है। तो प्रक्रिया वही। ये तो और तोता बोला तो छप गया है शायद, छप रहा है। तो ये मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए ये रहा। लेकिन ये जो प्रक्रिया, और यही प्रक्रिया लोग के पार में हो सकता है कि क्या कहते हैं, कहीं शूटिंग में धोखे से शबाना के कपड़े फट जाते तो उसका अंग दिख भी जाता शायद, तो उसके कारण पार बिगड़ नहीं है। नहीं, देखो एक चीज है, एक जगह अगेन, और एक पार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक समरेश बसु, उसके बाद में कहा राइटर कौन था, क्योंकि टाइटल्स में क्योंकि ऐसी फिल्म भी लेखक के कि हम निर्देशक को बहुत क्रेडिट देंगे, लेकिन लिखने वाले की दृष्टि है। निर्देशक ने उसको बड़े अच्छी तरह समझाया किसी तरह यानी तो, लेकिन ऐसे कितनी। और अगर कल ये लेखक थोड़ा सा एक ऐसा हो जाए जिससे कि आप जैसे लोग डिसएग्री करें कि नहीं ये थीम अच्छी, बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दीजिए जो लिख रहा है, अच्छी तरह से लिख रहा है। और जिसने शुरू में जो तेंदुलकर, ये जितने प्ले राइट, बादल सरकार हो गए, पैसे के लिए नहीं लिखा क्योंकि लिखना इनकी मजबूरी थी। और जो इन्हें सब आज जो तेंदुलकर को गाली दी है, लेकिन ये सफलता तो एक्सीडेंटल थी। नहीं, हम तो खैर ये सब देखो, हम तो गाली वाली देते नहीं किसी को भी आमतौर पर। प्रश्न हमको ऐसा लगता है कि जहाँ दृष्टि में पूर्णता है वहाँ कोई चीज़ नग्नता या विभत्स या बुरा नहीं होता। आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं? आपने खाली कुछ नया दिखाने के लिए, कुछ ज़रा सा एक्साइटिंग दिखाने के लिए आपने किया है। वही एक कलाकृति न्यूड देखते हैं ना, एक न्यूड नहीं, बट आप दूसरे के मोटिव को चैलेंज करने के बजाय अपने मोटिव्स देखें। दूसरों की चिंता क्यों इतनी करनी? फिर तो पुलिस का वो काम है। नहीं, देखो हम नहीं समझते बातें। तुम भी कहते वही कह जाते हो कि हाँ हम करें, चाहे मार्क्सिस्ट तरीके से कहें, चाहे वो करें, चाहे हम जागरूक होते हैं और हम दूसरों को आपके कहने में हमेशा वो पुलिंग डाउन रहता है, डेनिग्रेशन, कि उसके जैसे इसके विरोध में कुछ और अच्छा है। कि आप जब मुझे अगर मेरी आलोचना करती हैं तो पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा इतना महान दिग्दर्शक कौन है हिंदुस्तान में, आप मुझे बताइए किसने इतना वर्क किया है और इस ढंग का वर्क किया। तो ये तो आपने तो सबके आप लोग आलोचना करते, सब धान बाईस पे शरीक कर देते, वो तो मैं नहीं होने दूंगा। क्योंकि सवाल इस बात का है कि आज मैं तो कि नोबडी हैज अ राइट टू जज। मैं अपने ज़िंदगी के इतने साल थिएटर से पैसा नहीं लिया एक भी। इतना समय नाम तो मिलता है, कोई भी अच्छा काम करेगा तो तुलसीदास को भी नाम मिला, स्वांतः सुखाय लिखा तो उन्होंने क्या, स्वांतः सुखाय करता रहा हूँ एक विदाउट अ ब्रेक इन द करियर। और आपको मेरी फाइनेंशियल हालत हमेशा मालूम रही, मेरी स्थितियाँ हमेशा बीच बीच में सुधर भी गई अपने आप।
फिल्मों की वजह से ये वो, लेकिन थिएटर जहाँ से मैं धेला नहीं लेता ये और इतने सालों से किया हूँ, तो आप ये सब जो चोर उचक्के जो एमेटर थिएटर में घुसे हुए, इनसे मेरी तुलना करें। नहीं, कौन, किसने किया, कब किया, तुम हमको बताओ। आपके हर, क्या कहते हैं, कलकत्ते वाले ने जब ये गधा अमोल पालेकर गया और उसने हरामजादे ने सबके सामने कह दिया कि तुम्हें अब थिएटर करना छोड़ दिया है, सब गधों ने मान लिया। और अब उनको सबको तकलीफ होती है कि अमोल पालेकर तो बंगला बना के बैठे, थिएटर करते बनता नहीं, वही 10 साल पुराना आधे अधूरे ही करते हैं, हमारा थिएटर तो चल रहा है। नहीं दुबे, हम समझते हैं कि कुछ, खैर देखो अब कुछ एक चीज़ है कि हमें पता नहीं, नहीं, तो बात ये है कि एक नहीं, हमको लगता है कि बहुत सी चीज़ें तुम अपने मन में अपने आप अपने दिमाग में मान लेते हो कि लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा करते हैं। यदि लोग ऐसा सोचते होते, मान लो, और इस बात का भी क्यों ठेका तुम और क्यों ये मान के चलोगे सब तुमको, मान लो किसी को, ठीक है, नहीं वो जो कौन कहेगा, जो कहता है उसकी हिम्मत कैसे है कि मेरे बारे में कि मेरा काम अच्छा नहीं, कैसे भाई कोई ऐसा कोई कह दे, अधिकार है तो हम बात नहीं करेंगे उस आदमी, हमको नहीं चाहिए, कैसे आप मान लेते हैं? तुम बात करो या नहीं, ये तो इतना हक नहीं है किसी को, ऐसे नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड्स की बात होती, नहीं करो या मत करो, कुछ स्टैंडर्ड्स की बात, किसी ये आपका विमल लाट गधा आके कहता है बंद करो यार, आधे कब तक करते रहोगे, तुमको क्या करना है, तुम्हारी क्या कुव्वत क्या है? अच्छा, कोई कह देता है तो उसको नहीं, जरा सा पचा क्यों नहीं जाते हो? मैं इन लोगों से बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं, अब मैं उसी की नहीं था। आप बिल्कुल अब होंगे बीजेपी के, होंगे आरएस, मुझे नहीं चाहिए, पास नहीं। अब स्टैंडर्ड्स की बात आ गई, जैसे उस दिन शिव कुमार झुंझुनवाला कि तुम्हारा क्या दुख, तुम बैठ के रोते हो, तुम हो कौन कि हर जगह मेरा आग्रह यह है कि मैं महान हूं और मैं महान रहूंगा। तो ये इस आग्रह के बगैर मैं ये नहीं कि आप अगर ये रिसर्च कर रही हैं इसीलिए कि मैं धन लूंगा, मैंने आपसे कहा था, आप क्यों, मैं विशिष्ट हूँ, ये अपना अलगाव जताने के लिए, ये क्योंकि नहीं तो मेरे जीवन का अर्थ ही नहीं रह जाता। सुनो, विशिष्ट होने का ये तो मतलब नहीं होता, विशिष्ट लोग जो होते हैं वो धन हर कहीं हर काम के लिए ले, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो आप लोग कोई कीमत ही नहीं करते। नहीं, गलत बात। कीमत जो है वो क्या, मुझे मैं अपनी विशिष्टता इसमें लिखता हूँ, हाँ, ठीक है, मुझे धन चाहिए क्योंकि मुझे थिएटर करने के लिए कहीं से पैसा, और मेरी इतनी हिम्मत है कि आज मैं इंटरव्यू के लिए नकारता हूँ, वामा वाले अब जब पैसा देंगे तब मैं इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि आप नहीं तो अपनी अहमियत कैसे साबित करेंगे, नहीं तो सब जैसे धान 22 पैसेरी। आज मेरे में हिम्मत है, आज तुमसे इंटरव्यू के लिए कोई कहता है, या मान लो हम तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, तो हम कुछ तुमको महत्व देते हैं, मानते हैं, महत्व नहीं देते, सब ये सब इनको मटेरियल चाहिए, कॉमर्स में सब लोग बिजी हैं, सबका अपना धंधा है, ये हम समझते हैं कि दिस इज मैंने ये, तो वो सबका धंधा है, तो वो तुम्हारा धंधा है, एक मिनट के लिए मानो, हाँ, मेरा तो धंधा तो ठीक है, मेरे धंधे के टर्म्स हैं, तो जब टर्म्स एग्री होंगे तो वो होगा, तो मैं इंटरव्यू दूंगा। मगर सब धंधा नहीं होता है, हर काम जो किया जाता है वो धंधा नहीं होता है। तुम धंधे की बात करो, पैसे की बात करो, धंधा तो वो हुआ ना जिससे आदमी को मिलता हो। तुम ये कहो कि हाँ यश मिलता है, वो भी मिलता है, वो भी एक तरह की प्राप्ति, जो यश तो हर किसी को, जो काम करता पैसे है, वाला आदमी जिसकी और कोई लायकियत नहीं है, वो क्योंकि अनामिका का वो मेंबर है, ये है, वो थिएटर कर रहे हो, क्योंकि आप लोग सब क्या कहते हैं गधे लेखकों को एकत्र करके एक वर्कशॉप कर सकते हैं, तो आप चूज करते हैं, हम आपको वो अधिकार नहीं देते, आप अपना अधिकार आपने, हम नहीं देते कि आपने जैसे उस समय भाई हिंदी के मौलिक नाटक में, वो आपका आग्रह है, आप रख सकती है, लेकिन हमारा भी दुराग्रह है कि हमें वो कबूल नहीं है। फालतू बात कर रहे हो, तुम तैयार नहीं कर सके नाटक, इसलिए तुम लेकर के नहीं, ओरिजिनली तुमने कहा था हमारे पास, क्योंकि ओरिजिनल नाटक तुमने कहा था हम करेंगे नाटक, और उसके बाद तुम चूंकि तैयार नहीं कर सके इसलिए तुम उस चीज को लेकर के झगड़ा, फालतू बात मत करो। तुम्हारी चिट्ठी हमारे पास रखी हुई है, सवाल इस बात का है कि नाटक, हाँ। क्योंकि हमने मौलिक हिंदी नाटक हम ही ने किए हैं भाई। ओहो, कौन कह रहा है कि तुमने नहीं किया, तुम ही ने किया, तुमने किया, दूसरों ने भी किया, ऐसी कोई बात दूसरों ने करते तो सभी है ना मौलिक को, किसने किया मुझे बताइए तो, किसने तो कोई जो कंटिन्यूअसली करता है, एक आध धोखे में जवानी में एक इश्क कर लिया किसी ने धोखे से, किसने किया मुझे बताइए तो।
जो लगे हुए हैं, चाहे श्यामानंद हो, चाहे विमल लाट हो, चाहे या कोई भी हो, या राजेंद्र नाथ हो, या कोई भी हो, तो नाटक तो कर ही रहे हैं। श्यामानंद और राजेंद्र नाथ का तो बाकी ये जो नाम आप जोड़ रहे हैं ना, कोई हक नहीं है आपको जोड़ने का। क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, सुनो, वी आर नॉट आर्गुइंग ऑन दैट इशू, क्योंकि ये तो हिस्ट्री में जाना चाहिए ना कि आप लोगों को एक ऐसा अधिकार क्षेत्र मिल गया है, कुछ सुविधाएं हैं, और आपको भगवान ने IQ इतना ज़्यादा दे दिया, आप उसका वो डिसएडवांटेज लेती। आपको चीज़ें ज़्यादा है, आप तो बैठ के 2 घंटे में किताब खत्म कर लेती, बैठ के फटाक से लिख लेती। ये कुछ आपको तो आप नहीं, तो हम तो ये भी जब चर्चा करेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन में ही करेंगे ना, कि नहीं, वो में ये डिस्क्वालिफिकेशन है। डिस्क्वालिफिकेशन उसका आपको हम महत्व देंगे। आपने जो अच्छा काम किया है, जो अनुवादों की जब भी कभी वो लिखेंगे, हालांकि आपके लिए और इनके लिए, लेकिन कहीं कारण कोई ऐसा मैंने अच्छा भी डायरेक्टर नहीं कहा जा सकता उसको, वो उस तरह का है। लेकिन उसका ये जो कंट्रीब्यूशन है कि थिएटर को आगे ले जाने में कारण का ये कंट्रीब्यूशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम तो कहेंगे। आपका वसंत देव जी का जो आप लोगों ने अनुवाद किया, और हमको ये पता है कि हालांकि वसंत आपकी शायद स्थिति अच्छी रही होगी, लेकिन केवल आर्थिक स्थिति अच्छी रहने का प्रश्न नहीं, एक कहीं आपको वो लगा कि इस काम का उपयोग है, उस काम के लिए आपको हमेशा मानता वो यानी अच्छे शब्द मिलेंगे। लेकिन जो आप वातावरण तैयार काम किया ये जो कि हमारे जैसे लोगों के खिलाफ जो धीरे धीरे जो वातावरण आप लोगों ने स्लैप दुबे तुम्हारे हो रहा है, हाँ हो जाने दो ना रिकॉर्ड, पता लगेगा कि कितनी वायलेंट है। हाँ हो जाने दो, हमारे वायलेंट। तुम इतनी बात तुम हमेशा तुम्हारे मन में ग्रंथि बन गई है, और बिल्कुल तुम गलत ये बराबर बोलते जाते हो कि तुम्हारे खिलाफ करके एक बात 1 मिनट के लिए सोचो, तुम्हारे खिलाफ प्रचार करके क्या मिलेगा? हम अपनी व्यक्तिगत बात करें, दूसरों की बात छोड़ दो, क्योंकि दूसरों सबका ठेका तो हम कहाँ से लेकर के चलेंगे? हमको क्या फायदा मिलेगा? है तुम देखो, तुम कितनी ज्यादतियां करते चलते हो, उसके बावजूद हैं कभी आज इतनी देर हो गई है हमारे, 1 मिनट तुमने पूछा कि प्रतिभा जी आप कैसी हैं, हाउ आर यू लिविंग? ये मैं आपको पहले बता कि आजकल पूरे सेल्फिश उसमें हो गया, मैं केवल अपना, मेरे पास वक्त बहुत कम है। नहीं, सबके पास वक्त कम है और बहुत वक्त है। क्या करते रहते हो? बोलते हो कि सोते रहते हैं खाली, तो यू कांट डू दैट। नहीं तो चिंतन ये भी कभी इतनी तो मानवीयता होनी चाहिए। और हमको हमेशा ये बात खलती है कि दुबे से मिलते हैं, कभी ये कमबख्त ये भी नहीं पूछता है कि प्रतिभा जी आप कैसी हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, उसके बाद भी तो कभी पूछे कि आप अकेले रह रही हैं, कैसे रह रही हैं, जिंदगी कैसे जी रही हैं, क्या काम? क्योंकि हम आपको उतना कि हम अगर अकेले रह सकते तो आप में उतनी शक्ति है। तो फिर भी हम तो पूछेंगे दुबे तुम कैसे हो, क्या रह रहे हो, क्या कर रहे हो? कभी तो किया करो, कभी नहीं करते हो। और फिर भी हम सब स्नेह करते हैं तुमसे, और फिर भी तुम शिकायतें देखो, कोई ठेका नहीं जिंदगी में लिया हुआ। हो सकता है कि हर आदमी हर समय हमारी तारीफ करे, हम तो ये मानते नहीं। क्यों करेगा? ठीक है, हर आदमी की अपनी दृष्टि है, अपनी सीमा है, कहीं हमारा उसका वाइब्रेशन मिलता है, वो उसको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं नहीं लगता है, नहीं करता है, नहीं करेगा। कोई भी अच्छा काम करने वाला, उसका ये धर्म रहता है कि वो अपने काम को असर्ट करता है। नहीं, वो ठीक है। अब श्याम केजरीवाल कितना ही मीठा आदमी, उसकी बीवी कहती है अब तो आपके नाटक बच्चों के साथ नहीं देखे जा सकते। हमने कहा बिल्कुल, बच्चों को नुकसान होता है उससे, आप मत आइए, बच्चों को भेजिए, समझिए। नहीं ठीक है, देखो, और उन सब के लिए वन शुड बी प्रिपेयर्ड। माने जरा लाइट हार्टेड उसमें सब नहीं, अब क्यों लाइट हार्टेडली लें?